गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, मतलब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हमने बताया बेटा कि आइए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम लोग। हमने आपको बताया था y इज इक्वल टू 6x, तो x का वैल्यू 1 लेते थे, यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करते थे, तो y का वैल्यू 6 इंटू 1 6, x का वैल्यू 2 पुट करते थे, तो y इक्वल टू 6 इंटू 2 12, x का वैल्यू 3, y इक्वल टू 6 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो देखिए बेटा, x का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, x इंक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू 6 12 18 ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो जब यहाँ पे हम लोग x को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो y भी बढ़ता है, और इसलिए हम लोगों ने लिखा था कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से बेटा दूसरा भी इंक्रीज करे तो उनके बीच के रिलेशन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फिर हमने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी पढ़ाया डायरेक्टली, और यहाँ ये इनवर्सली हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। y इक्वल टू था 36/x, एक रिलेशन था y और x का। हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y इक्वल टू x का वैल्यू देखिए बेटा 1 है, यहाँ 1 रख देंगे, 36 में 1 से डिवाइड करेंगे 36 मिलेगा। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 36/2, कट करके देखिए, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 36/3, कट हो जाएगा 12। तो ध्यान देंगे बेटा, x का वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू 36 है, 18 है, 12 है, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो जब हम लोग x को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो y डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो x और y का रिलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा इस तरीका से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांस्टेंट फार्मूला जब ड्राइव करते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, क्यों? आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम ओम्स लॉ का। बेटा 10th क्लास में पढ़ना था आपको ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस at two ends of a conductor और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। एट टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से नोट करते हैं, पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो थोड़ा सा इसको हम लोग को डिस्कशन करना है। देखिए बेटा, ओम्स लॉ कह रहा है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम आपको समझा रहे हैं। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V एट टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर मींस, जैसे एक हम लोग यहाँ पे कॉपर का वायर ले लिए, तांबा का तार ले लिए, इसका ये इंड है और ये इंड है बेटा, तो दोनों इंड का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V, और इससे जाने वाला करंट है I। टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट,
तो यहाँ कहा जा रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर से मैं पढ़ दे रहा है, ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एट टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मींस v की बात हो रही है। देखिए कंडक्टर है, एक कॉपर का वायर है, उसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस v है और इससे पास होने वाला करंट I है। तो ओम्स लॉ कहता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इतना ही नहीं बेटा, इसको आगे जब हम लोग बढ़ाते हैं तो लिखते हैं v इक्वल टू r इंटू I। ये यहाँ प्रोपोर्शन का साइन था, वैरिज का साइन था और यहाँ इक्वल का साइन है। ये r एक कांस्टेंट है जिसको इस कंडक्टर का हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि v बराबर r I, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। ये साइन हमने हटाया वैरिज का, बदलने वाला साइन चिन्ह, और यहाँ इक्वल का जब हमने साइन दिया तो एक कांस्टेंट देना पड़ा। आखिर क्यों, क्या कॉज है, आइए समझा रहे हैं हम आपको। मीन्स हम लोग का इसका टॉपिक का नाम है नीड ऑफ ए कांस्टेंट। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो तो इक्वल में लाने के लिए कांस्टेंट क्यों डालते हैं, आइए समझा रहे हैं। इस एग्जांपल को देखेंगे बेटा, ठीक, यही क्लियर कर देगा। इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के है, x 1 2 3 इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। क्या y इज इक्वल टू x है? y का वैल्यू क्या बेटा 6, x का वैल्यू क्या बेटा 1। तो क्या y का वैल्यू 6 इज इक्वल टू x के वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है? 6 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है बेटा। तो इसको ये लिखना, मतलब वैरिज को इक्वल लिख देना निश्चित रूप से गलत है। 6 1 के इक्वल नहीं है। यदि हम इसको इक्वल लिखते तो 6 1 के इक्वल हो जाता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को देखें, इनवर्सली को। यहाँ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो क्या हम लोग y इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं? देखा जाए बेटा, y का वैल्यू 36 है इज इक्वल टू, और 1/x, x का वैल्यू 1/1 कट के क्या हो जाएगा 1। तो क्या 36 1 के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। तो चलिए नीड ऑफ ए कांस्टेंट को आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स नॉट इक्वल। डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है। तो टू इक्वेट मीन्स बराबर करने के लिए वी नीड ए कांस्टेंट। हम लोग को एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो आप ये पहले नोट कर लेंगे, फिर डायरेक्टली इनवर्सली का एग्जांपल भी नोट कर लेंगे, तब ये नोट करेंगे आप। देखिए बेटा, इसमें हम लोग y को x के इक्वल लिख सकते हैं। इस केस में y इज इक्वल टू x, लेकिन आप गौर से देखिए, x 1 है तो ये 6 है, x 2 है तो ये 12 है, मतलब इसका ठीक ये 6 गुना है, 6 टाइम्स है, इसका ठीक 6 टाइम्स है। तो y इक्वल टू लोग लिखेंगे 6 इंटू x। 6 क्या है बेटा? कांस्टेंट है। जितने नंबर्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट। जो नहीं चेंज करे उसे कांस्टेंट कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कैलकुलस जब पढ़ाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे आप, ये 36 है, ये 1 है तो ये 36, ये 2 है तो 18 है, ये 3 है तो 12 है। तो 36 इंटू 1/x लिख लीजिए। अब ये जो रिलेशन हमने लिखा वो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। कैसे देखा जाए? x का वैल्यू 1 यहाँ रखते हैं बेटा, 1/1 1 हो जाएगा, 36 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। x का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं यहाँ पे 2, तो 36 में 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा।
और इस तरीका से ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये 36 निश्चित रूप से हम लोग का क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो आप फिर से हम समझा दे रहे हैं बेटा, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है। इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स में यूज होगा बेटा। यही एक ओम्स लॉ के एग्जांपल 10th में आपने पढ़ा था तो हमने समझाया, और यही नहीं केमिस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज है। तो इसको थोड़ा सा नोट किया जाए, या आप पहले ये लिख लेंगे, उसके नीचे आप ये दोनों डायरेक्टली इनवर्सली का एग्जांपल लिख लेंगे, और तब एक एग्जांपल ओम्स लॉ भी लिख लेंगे। आइए अब आपको हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं, ध्यान देना है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है बेटा, ध्यान देंगे आप। मीन्स जैसे z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर के, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c के, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर q के। तो देखिए बेटा, ध्यान देना है, आपके पास चार रिलेशन है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर q। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहता है फ्रॉम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, यहां z, यहां z, यहां z, यहां z सब सेम है बेटा, तो सब z ही लिखा है, और बीच में वैरिज का चिन्ह, वैरिज माने बदलना, वैरिज। यहां a तो यहां a लिख दीजिए, इनटू यहां b स्क्वायर है तो बेटा b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 1/c है तो 1/c से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू यहाँ पे 1/dq है तो 1/dq से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। एग्जांपल देखिए, आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। जैसे एक पॉइंट बॉडी, इसका मास m1, दूसरे का मास m2, और दोनों पॉइंट बॉडी का बीच का सेपरेशन है r। देखिए बेटा, आपके सामने दो पॉइंट मासेस लिए गए हैं, एक का मास m1, दूसरे का m2, दोनों के बीच का सेपरेशन r। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये 9th क्लास में आपको पढ़ना था, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो न्यूटन साहब ने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो देखिए बेटा, यहाँ F तो कंबाइन करेंगे जब दोनों रिलेशन को जब मिलाएंगे हम लोग, तो F वैल्यूज यहाँ m1 इंटू m2 है वो लिखा है, ये m1 m2 ये लिख दिया हम लोग। यहाँ f तो यहाँ भी f, वैल्यूज का चिन्ह बेटा, तो यहाँ वैल्यूज का चिन्ह। यहाँ m1 इंटू m2 तो वो हमने लिख दिया, इंटू यहाँ 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ये आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के अनुसार हुआ, इसके अनुसार हुआ। हाँ, और बराबर में लाने के लिए फिर एक कांस्टेंट दे देते हैं g, और m1 m2 है वो रहेगा इंटू 1/r स्क्वायर। तो इस तरीका से अभी जो हमने बताया बेटा उस सब का यूज हुआ। और बेसिक कॉन्सेप्ट इतना मजबूत रखिए कि आपको किसी लेवल का कोई फार्मूला है, टफ से टफ, कोई न्यूमेरिकल्स है टफ से टफ, वो आप खुद बना सके। तो थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे लिए चलते हैं।
अब आइए बेटा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि फिजिक्स के लिए मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा मोटो यही है इस टॉपिक को पढ़ाने का। फिजिक्स और मैथ में बहुत ही डीपली रिलेशन है बेटा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ का कहानी, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे आप, एग्जाम्पल है आपके सामने ये ए बल्ब स्टोकेसिस फिलामेंट has resistance 25 ohm and current passing through it is 10 ampere. Then find potential difference. देखा जाए बेटा इस क्वेश्चन को आंसर। हम आपको ये क्वेश्चन दिए, क्या क्या लिया इस क्वेश्चन में? तो ए बल्ब फिलामेंट, एक बल्ब है, उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस है 25 ओम। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बेटा। ये आर का वैल्यू है 25 ओम। आगे बढ़ते हैं। एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट का वैल्यू है, इसको आई से डिनोट करते हैं 10 एम्पियर। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू R। हम आपको ये क्वेश्चन दिए, पूछेंगे आपसे बनेगा, आप इस बार एकदम इजी वे में तुरंत बना देंगे, बिकॉज आप ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़े हैं। कहिए कि हाँ सर इजीली बना देंगे, V बराबर R आई लगा देंगे, बन जाएगा। ठीक है, V बराबर R आई आप लगा लीजिएगा। ये R का वैल्यू 25 इंटू I का वैल्यू 10 रख दीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 215 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाएगा। लेकिन बेटा राइज करता है क्वेश्चन कि ये आया कहां से? V बराबर R I फार्मूला, V इज इक्वल टू R इंटू आई, ये आया कहां से? तो चलिए देखते हैं कहां से आया। ओम्स लॉ को याद कीजिए, अभी तुरंत हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 ends of a conductor is directly proportional to electric current passing through that conductor at constant temperature। तो ये ओम्स लॉ हमने लिखा बेटा। आपको ये जो ओम्स लॉ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लैंग्वेज है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। फ्लूइड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, इसको I से डिनोट करते हैं। मतलब ये ओम्स लॉ ना लैंग्वेज है, पूरा का पूरा फिजिक्स बेटा लैंग्वेज है। ये ओम्स लॉ ही नहीं, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ये सारे के सारे लैंग्वेज ही हैं। अब देखिए इसको पढ़ कर क्या बेटा ये आप नहीं बना सकते प्रॉब्लम। यहां कहीं नहीं लिखा गया कि V बराबर R है। फिजिक्स एक प्रकार का लैंग्वेज है, देखिए यहाँ पूरा लैंग्वेज है। हाँ, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली V वेरिएंस R, मतलब
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो बेटा ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। V इक्वल टू R, I यूज करते हैं, इसको R इंटू I लिख देते हैं हम लोग। तो ये R रेजिस्टेंस है, ये V इक्वल टू R इंटू I, ये मैथमेटिकल फॉर्म है ओम्स लॉ का। इट इज मैथमेटिकल फॉर्म्स, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इस बात को पढ़ करके बेटा, सिर्फ इतना पढ़ करके आप यहाँ भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिजिक्स लैंग्वेज है, लॉ है, एक्सियम है, थ्योरम है, हाइपोथेसिस है, बहुत सारे चीज भरे हुए हैं। और उन सभी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे एक फॉर्मूला हमको मिलता है। तो थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। एक एग्जांपल ये हुआ कि ओम्स लॉ लैंग्वेज है, उसको जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीका से, और मैथमेटिकल फॉर्म में लाने पर एक फार्मूला मिला हम लोग को, और इस फार्मूला का यहाँ यूज किए हम लोग। R और I पता है तो V कैलकुलेट हो गया, मतलब अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सिर्फ ये पढ़ने से आप भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फिजिक्स लैंग्वेज है, जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं तो हम लोग को एक फार्मूला मिलता है, और उस फार्मूला से अननोन क्वांटिटी का हम लोग वैल्यू निकाल पाते हैं। इस तरीका से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बेटा एक और एग्जांपल बताते हैं आपको हम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ए बस मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स मास इज 2500 kg. Then find net force. Answer. देखिए बेटा, आपके सामने हमने एक और एग्जांपल लिखा, ए बस मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए का वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स मास इज 2500 kg, यानी m का वैल्यू दे दिया 2500 kg। बट और यहाँ कह रहा है देन फाइंड नेट फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट। बेटा आपसे हम कहें F निकालने के लिए, तो कहें हाँ सर आराम से निकाल लेंगे। F बराबर m फॉर्मूला होता है, आप F इज इक्वल टू m लगा लीजिएगा। m का वैल्यू 2500 और a का वैल्यू 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। तो आप F कैलकुलेट कर दीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो थोड़ा सा 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना था, उसको देखते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम मोमेंटम के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन और मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, acceleration of a body is directly proportional to net force, inversely proportional to mass। अब इस एग्जाम्पल को देखा जाए बेटा, जैसे हमने ओम्स लॉ का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही न्यूटन्स लॉ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दो एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं।
देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सेलरेशन, इसको ए से डिनोट करते हैं, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स को बेटा एफ से डिनोट करते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास। मतलब हम लोग ये फिजिक्स में पढ़े न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये लैंग्वेज है, जैसे ओम्स लॉ लैंग्वेज था बेटा वैसा ही ये भी लैंग्वेज है, और इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं A means acceleration of a body is directly proportional to net force, तो directly proportional to net force। फिर acceleration जो है inversely proportional to mass के हैं, और हमने आपको लॉ ऑफ प्रोपोर्शन बताया था अभी जस्ट, ये A दोनों को कंबाइन करके दोनों रिलेशन को, A वेरीजेस यहाँ F है, यहाँ 1/m है, F into 1/m, और इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट देते हैं k इंटू f इंटू 1/m, यहाँ k हम लोग का कांस्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट से इस k का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ 1 रख देंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा f/m, और इससे फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू क्या, m। f इज इक्वल टू m है बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, तो it is mathematical form of Newton's second law of motion। इस बात को पढ़ करके बेटा हम लोग यहाँ f का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी न्यूटन सेकेंड लॉ लैंग्वेज है, जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं तो एक फॉर्मूला मिलता है हम लोग को, ये मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, और उस फॉर्मूला से हम लोग m पता है, a पता है, तो f का वैल्यू निकाल देते हैं। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्या है कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज, फिजिक्स एक प्रकार का हम लोग का लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कहने का मतलब कि लॉ है, लिख देते हैं हम बगल में लॉ, थ्योरम, फिर आपको हाइपोथेसिस, ये सब है। तो फिजिक्स एक प्रकार का लैंग्वेज है, और इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं तो एक फॉर्मूला मिलता है, when we write laws of physics in mathematical form, then we get a formula, उससे हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है, और उस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे बेटा f इज इक्वल टू ma है, कहीं m दे दिया a दे दिया तो आपने क्या निकाल दिया f m दे दिया तो क्या निकाल लेंगे आप a। तो with the help of formula we find value of अननोन क्वांटिटी। अननोन मतलब जो अज्ञात है उसको हम लोग, जो नहीं है कैलकुलेट करना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा गया कि फिजिक्स वह गाड़ी है, आप मान लीजिए 11-12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो वो तो सिर्फ लॉ थ्योरम एक्सियम लिखिएगा तो समझिए कि एक कॉपी में 100 पेज के कॉपी में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस लॉ से फॉर्मूला निकलता है, इसलिए हम लोग का फिजिक्स बहुत हो जाता है। तो पूरा का पूरा फिजिक्स लैंग्वेज है। दूसरे शब्दों में कहा गया है इन अदर वर्ड फिजिक्स इज द कार्ट। कार्ट मीन्स गाड़ी होता है बेटा, फिजिक्स वह गाड़ी है which cannot move without
व्हील ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब फिजिक्स इज द कार, फिजिक्स वह गाड़ी है जो विच कैन नॉट मूव, जो नहीं आगे जा सकता है विदाउट व्हील ऑफ मैथमेटिक्स। तो समझ लीजिए बेटा कि ये पहिया है, अब एक कार है, अब उसके चारों पहिया को निकाल लीजिएगा तो उसका आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग का जो मैथमेटिक्स है ना बेटा वो पहिया है, इसी पहिया से फिजिक्स का गाड़ी आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा मैथ पे आपका अच्छा पकड़ आना चाहिए, 9th 10th के मैथ को अच्छा रखिए। आप यहाँ पे जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 11 12 का जितना फॉर्मूला है मैथ का वो सब यहाँ यूज होने लगेगा, लेकिन हम आपको पूरा उसका बेसिक नॉलेज देंगे। पीडीएफ में डाला हुआ क्वेश्चन है वो सब हम आपको बनवाएंगे, मीन्स खासकर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस, इन चारों का पूरा टॉपिक को हम पढ़ाएंगे आपको 11 12 का। तो ठीक है, इतना ही तक, थैंक यू।